हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 1 to 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। देखिए, टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने के पीछे मेरा मकसद बस यही है कि आप लोग अभी भी जो वक्त है, काफ़ी वक्त है, उसमें चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लें। जिस तरह का मैक्सिमम स्टूडेंट जो जेएसएससी सीजीएल को बहुत लाइटली लेके चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहले के पैटर्न के हिसाब से आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला। डेफिनेटली चेंजेस होगा, क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा टफ एरिया में जाएगा। इसलिए रिस्क ना लें। अगर आप थोड़ा टफेस्ट पोजीशन में अगर आप रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को रखते हैं, एक स्टेप अगर आप आगे रहते हैं पहले के जो ट्रेंड के हिसाब से, उसको फुलफिल करते हुए एक स्टेप आगे रहते हैं ना, तो हर सिचुएशन में जीत आपकी होगी। अगर आप रिस्क लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये मेहनत की चीज़ है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, है ना। गड्ढे में कूदने की आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में अगर मान लो एक बार वैकेंसी आती है, तो जिस तरह का पास्ट ट्रेंड है, उसमें गारंटी नहीं है कि बहुत जल्दी फिर वैकेंसी आएगी। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करिए। देखिए, इसका प्रूफ भी हो गया। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, चाहे ये यूट्यूब के थ्रू हो या मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट हो या फिर टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन को हमेशा नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, एक लेवल एक्स्ट्रा। इसका परिणाम है, अभी आप जेएसएससी जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें आप देखे होंगे क्वेश्चन पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हुआ। ये इंडिकेशन है ना, मेरी बात सही हुई। इसी तरह जेपीएससी में भी मेरी बात सही हुई थी। मैं डे 1 से बोल रहा था कि चेंजेस होगा। इस यही रीज़न है कि टोटल 25 स्टूडेंट में से 21 स्टूडेंट का प्रीलिम्स हुआ था। 21 स्टूडेंट का प्रीलिम्स हुआ था, 4 स्टूडेंट का नहीं हुआ। वो लकली नहीं हुआ, उस दिन उनका बैड डे था, 2-4 क्वेश्चन से 2-4 नंबर से ही उनका नहीं हुआ। इस तरह से तैयारी करेंगे ना, हमेशा एक स्टेप आगे रखिए। जो चीज़ें चल रही है ना, उनसे हमेशा एक स्टेप आगे रहिए। उससे आपको कोई घाटा नहीं होने वाला। जो भी होगा ना कहीं बेनिफिट देके जाएगा। अगर मान लीजिए पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही चलता है, मान लीजिए क्वेश्चन पैटर्न आता है, तो डेफिनेटली आपका 90+ होगा। इस लेवल में अगर आप तैयारी का आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर होगा, है ना। वो अभी हम लोग देखते हैं। आपको दो जो हमारा जो वीडियो था 1 से 50 क्वेश्चन का, 1 से 25 और फिर 26 से 50 क्वेश्चन का, उसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, नए नए क्वेश्चन में कहानी हो गया, वन केवरा का जो कविता हो गया, अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होगा, जो आपको कहीं शायद नहीं मिलेगा। लोग बहुत बहुत दावे करते हैं कि हमारे टेस्ट से आ रहा है, मार्केट का वो कॉपी पेस्ट हमारा कर रहा है। देखिए, सब बेफुजल की बात है। मार्केट में जो बुक्स है ना, प्रैक्टिस डेट बहुत पहले आ गया, टेस्ट तभी आ रहा है ना। तो ये सब क्लेम करना कि बहुत सारे चैनल का मैं देखता हूँ, वो क्लेम करते, वो बस एक प्रोपेगेंडा, अपना बिजनेस बना रहे हैं। लोग उसको समझते नहीं हैं। मेरा टेस्ट का मैं गारंटी देता हूँ कि ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बैठ के ईमानदारी से टाइम देके एक टेस्ट बनाने में मिनिमम 2 दिन टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लगता है, तब जाके एक 100 क्वेश्चन तैयार होता है ना। तो आपको चीज़, अब क्वेश्चन पैटर्न से ही आपको समझ में, क्वेश्चन का जो लेवल है उससे समझ में आ गया होगा कि कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। तो इस तरह अपनी प्रिपरेशन रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए 51 नंबर में क्वेश्चन है। ये कहानी से क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि हेठे देवल में कहानी मन में केकर में डाइन प्रथा कर कोनो न कोनो लखे जिक्र है। इट मीन्स देखिए, अब ये क्वेश्चन का क्या, अब तक क्या था, आप लोग क्या था, पर्टिकुलर जो जिसे जखम कहानी है उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को तैयार कर देते हैं, एमसीक्यू तैयार करते हैं। अब क्या है, कंप्रीहेंसिव वे में जितने कहानी है ना उसको मर्ज किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन इस तरह होगा, यहाँ पे आपका पूरा कहानी का पिक्चर होना चाहिए आपके माइंड में, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। इसे बोल रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिया हुआ वो जो कहानी है उसमें से कौन कौन सी कहानी में डाइन प्रथा का किसी न किसी रूप से जिक्र है ना। डाइन प्रथा का जखम में था या नहीं, जाम डाइन में था या नहीं, बिसाही में था या नहीं, या देवल, तीनों में था। देखिए जखम में कौन थी, भौजी थी। इनको 3 साल में 3 बार जुर्माना दिया गया था डाइन प्रथा के कारण, डाइन के कारण। ये याद रखिए। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भौजी, जो जखम कहानी में भौजी को उनको कितनी बार जुर्माना दिया गया था, कितनी साल के अंतराल में कितनी बार दिया गया था।
ये भी कितनी बार उनको डाइन के रूप में उनको साबित किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। तो भौजी को जखम जो कहानी है उसमें भौजी को भी डाइन के विषाही के रूप में माना गया था, ठीक है। जाम बाई डायन में कौन थी, रतनी थी, है ना, रतनी को माना गया था, जिससे वो डाइन मान के उसको गांव से निकाला गया था। फिर उन लोग चल गए थे आसाम चल गए थे काम करने के लिए, रतनी और उसके हस्बैंड, ठीक है। बिसाई में तो ऑलरेडी डाइन का न्यूज है ही, डाइन की कहानी है ही। तो इसमें कहा देखा जाए तीनों में जो तीनों जो कहानी दिया वो तीनों में डाइन प्रथा का किसी न किसी रूप से जिक्र, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कहानी में हमरे मन के कितना जीवित, ये क्या जीवित दंपति का सुपट जानकारी मिलेगा, है ना, सुपट जानकारी जीवित दंपति का। तो टोटल हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जीवित दंपति था। दंपति मीन्स क्या था, जो हस्बैंड वाइफ थे उसी को कहते हैं दंपति। कौन कौन थे भाई, सबसे पहले थे राघव और उसकी वाइफ, एक जोड़ा यहाँ हो गया। राघव का दो भाई, इन दोनों का शादी कराने के बाद छुट्टी होती है, यहाँ दो जोड़ा हो गया। दो बहन भी थी इसकी, दो बहन थी, इन दोनों का शादी कराया था, दो बहन हो गया। उसके बाद एक बंगाली बाबू थे मास्टर, बंगाली बाबू जिनका बेटा मतलब कि बाढ़ में जो डूब के मरा था, है ना, बाहर से जो पढ़ता था छुट्टी में आया था, बंगाली बाबू का एक दंपति हो गया ये। उसके बाद एक राजेश्वर बाबू, है ना, जिनके बेटे से, जो वकील थे, जिनके बेटे से राघव की जो बेटी संध्या की बात हो रही थी शादी की, ये एक दंपति। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 1 7, टोटल 7 जीवित दंपति का जानकारी है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, है ना। तो इस तरह से चीजों को आप लोग देखिए तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। अदरवाइज आप ऊपर तैयारी करिएगा तो कहीं अगर मान लीजिए चेंजेस आ गया तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। और होता क्या है ना, देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि अभी से भी अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मान लीजिए देखिए आपकी तैयारी हो सकती है बहुत बेहतर हो, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई बेहतर तैयारी नहीं की, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना, एक माइंडसेट होता है। एग्जाम में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन को भी अगर मान लो ट्रेंड चेंज करके डिफरेंट तरीके से पूछा जाए, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना अचानक से देखेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे अरे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हुआ, तो इसमें क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं। अब उनको जो जानते हुए क्वेश्चन को भी ना वो फिर गलत करके आते हैं। इसलिए अपने आप को ना डिफरेंट तरीके से हमेशा तैयार रखो, कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, यू आर प्रिपेयर फॉर दैट, यू आर रेडी फॉर दैट चैलेंज। ये स्थिति रखो, अपने प्रिपरेशन को इस स्थिति में रखोगे ना, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे पेपर 1 ही हो, पेपर 3 हो, दोनों में होगा। पेपर 1 में इतना लाइटली मत समझिए, ये सोच रहे ना लोग क्वालिफाई होंगे, पता चला कि इसी में क्वेश्चन को टफ कर दिया गया और मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए इसको भी लाइटली मत दिए। पेपर 3 में तो चेंजेस होना ही होना, ये तो मैं 100% या 200,000% मैं तय करता हूँ कि पेपर 3 चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को तैयार रखें, है ना। किन्हीं को भी अगर कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे पेपर 3 के लिए भी उनको पूछना हो ना, तो 9773643023 में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेपर 2 का तो टेस्ट अभी चल ही रहा, पेपर 3 का भी टेस्ट मैं ला रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि पेपर 1 और पेपर 3 को भी आप लाइए सर, क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ 20 जुलाई का डेट, ऐसे तो 21 अगस्त को एग्जाम नहीं होगा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम नहीं होगा 21 अगस्त को, लेकिन अपने आप को तैयार रखिए 21 अगस्त के लिए, है ना। मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है ना। तो अपने आप को तैयार रखिए, 20 जुलाई के जजमेंट देखते हैं, उसके बाद मैं इन दोनों पेपर का भी मैं लाऊंगा, ठीक है। तो डिस्कशन, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो मैं भी बता दूँ, टेस्ट सीरीज हमारा पेपर 2 का चल रहा है, तो आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल 28 टेस्ट है, 28 टेस्ट 499 में। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा 450 में, है ना। तो इस तरीके से पूरा टेस्ट है सेक्शनल वाइज। इस मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है ना। अब तक 3 टेस्ट हुए हैं, तो इसको अच्छे से कीजिए। और डिस्कशन भी होगा, टेस्ट का ना पूरा डिस्कशन मैं करूँगा, ये नहीं कि मैं आंसर की दे के छोड़ दिया, मैं डिस्कशन भी पूरा करूँगा। मैं पूरा बैच को डिस्कस करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा ताकि आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाए, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या है ना, जो ग्रामर के पार्ट में भी अधूरा पढ़ रहे हैं, क्योंकि 99.99 स्टूडेंट जो है ना वो शकुंतला मिश्र के बुक को फॉलो करे, वहाँ बहुत गलत दिया हुआ, बहुत अधूरा दिया हुआ। चीज़ों को ठीक से समझे,
एग्जामिनर कभी आपको शकुंतला मिश्र का बुक या फिर मार्केट में कोई गाइड है उससे क्वेश्चन नहीं बनाने वाला, वो ऑथेंटिक बुक से बनाने वाला है। ऑथेंटिक बुक में बहुत डिटेल में दिया रहता है ना। उनकी सीमा बहुत मतलब उनका कोई कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ तक उस पर्टिकुलर टॉपिक में मान लो संज्ञा या वर्ण है, यहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट को तो वर्ण के बारे में ही नहीं पता है। बहुत सारे स्टूडेंट को वर्ण का कौन कौन बदला हुआ रूप किस किस रूप में होता है, बहुत सारे नियम कानून है। ए और औ, बहुत लोग क्या करते हैं इन्हीं को बस जान रहे हैं क्या आई और औ में, जबकि इसका अय और औ में भी होता है। कब किस फॉर्म में होता है? ये फॉर्म होता है जब आपका कोई धातु का प्रयोग करेंगे तो उस वक्त में ये बदलता है। जैसे गेलाइन, गेलाइन, अब ये गेलाइन को क्या लिखते हैं? गे लाइन लिखते हैं, या आया आया, है ना, इसके बदलाव और रूप का नियम ये है। तो बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है, इसलिए अपना प्रिपरेशन को तरीके से डिटेल में पढ़िए। शॉर्ट में भागने की जरूरत नहीं मत कीजिए, इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िएगा, कहानी को भी पूरा मर्ज करके पढ़िए, एक दूसरे बहुत दिमाग लगाइए। मैंने पूरा क्लास में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए, मेरे जितने स्टूडेंट हैं, है ना, टेस्ट सीरीज के भी स्टूडेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए। मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे वो, एकदम 90% तो डेफिनेटली उनका आना ही होना, 90% प्लस मैं गारंटी रखता हूँ कि जो इस लेवल में तैयारी कर लिया है वो किसी भी हद तक वो जा सके, उसका मार्क्स जाएगा, है ना, उसे प्लस में ही जाएगा, 90 से कम नहीं आएगा। ठीक है, बेहतर सिचुएशन में रहेंगे लोग। खैर चलिए, जिनको लेना है टेस्ट सीरीज अपना ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रहा है भाई, फिर बाद में मुझे मत बोलना। मेहनत लगती है यार, मार्केट में आपको 200 रुपये में भी टेस्ट मिल रहा है। मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, चीज़ें समझिए। मुझे बार बार आप फोर्स मत कीजिए सर आप फीस कम कीजिए, फीस कम कीजिए। आप चीज़ें समझिए, बहुत मेहनत लगता है तब जाके ये टेस्ट तैयार हो रहा है ना। मैं कोई कॉपी पेस्ट बोलो तो मैं उसको 50 रुपये में टेस्ट दे देता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट करके। मार्केट में बहुत अवेलेबल है, इधर उधर करके दिमाग लगा के मैं दे देता हूँ, तो फिर वो बेनिफिट नहीं करेगा ना। मैं स्टूडेंट के लिए सोच रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी सोचिए। बहुत खर्च भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। तो इसलिए मैं उसका 499 रखा हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने क्वालिटी का ले रहा हूँ, है ना। आप समझ सकते हैं, सब समझदार स्टूडेंट है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं हेठे देवल कहानी में। हेठे देवल कहानी नाटक में केकर में बीमारी कर कोनो करना कोनो लखे जिक्र है। अब पूरी कहानी को छान मारो, पूरे कहानी हो नाटक उसको पूरा छान मारो किस में था। तो इस तरह भी चीज़ें अपने जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो जहाँ ओवरलैप हो रहा है ना उस चीज़ों को वहाँ पे तुरंत इंडिकेट करो साइड में। जैसे A4 साइड पेपर है ना, नोट्स कैसे बनाया जाता है, मैं हर कहानी को एक पेज में नोट्स बनाया हूँ। हर कहानी जितना है ना सिर्फ एक पेज में पूरा नोट्स है, पूरा इंक्लूडेड सब कुछ है। बगल में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। सपोज मान लो एक कहानी का दूसरे कहानी से कुछ लिंक है, तो यहाँ पे बगल में भी लिखा हुआ है, ताकि आप बार बार रिवाइज करो। नोट्स ऐसे बनता है ना। सिर्फ बुक को छाप देने से नोट्स नहीं बनता। ठीक है, आप 10 मिनट में एक स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 10 मिनट में भी उसको 10 बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो उस तरह का उनका कॉन्फिडेंस आ गया। खैर तो इसमें किसी न कौन कौन कहानी में नाटक में बीमारी का कोनो न कोनो रखे जिक्र है। सुंदर, इंजोत और जख्म। सुंदर में क्या था भाई, इसको कैंसर था, है ना। इंजोत में क्या था, सूरज को क्या था भाई, ये था इसको एड्स था। ठीक है, जख्म के जो कवि थे उनको क्या था, बलतोड़ था, बलतोड़। ठीक है, इस तरह का कोई ना कोई बीमारी इनको पकड़ा हुआ था। तो कवि का नाम क्या था भाई जख्म का, है ना। किनको जख्म हुआ था, एक कोडिंग बनाए हुए थे, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तीनों सही। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, धरती है रतन कविता में कितना खनिज का वर्णन करल जाए। धरती है रतन कविता में 3 खनिज का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन का खनिज था, एक था बॉक्साइट, दूसरा था आपका यूरेनियम और तीसरा था कोयला। ये 3 खनिज का वर्णन किया गया है, तो 3 होगा। नेक्स्ट है, वनकेवरा भागे कर एखन तक कुल कितना प्रकाशन हुए है। वनकेवरा भागे कर एखन तक कुल कितना प्रकाशन हुए है, इस तरह क्वेश्चन आता है। अब तक क्या होता, 2 बार हुआ है। एक हुआ था 2012 में और एक हुआ 2021 में, है ना। 2 आपका इसमें प्रकाशन अब तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कोई भी डाउट हो यार पूछना। टेस्ट लो ना लो, क्लास लो ना लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कॉल बंद है। कोई भी हो आप एकदम बिल्कुल से बेफिक्र होकर 9763643023 में कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, कुछ भी डाउट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता और राग, कौन कविता है उसमें मिलान करने। देखो इस तरह का क्वेश्चन तो कभी नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आ सकता है, पैटर्न चेंज होने पे, है ना। आपका 100 क्वेश्चन आएगा यार, इतना मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अपेयर हो रहे हैं। लेवल बढ़ाना,
तो 100 क्वेश्चन की जगह ना 150 क्वेश्चन पूछेगा अंदर घुस के, देखिएगा आपको। वो इससे ज्यादा उससे क्या करेगा ना, वो क्वेश्चन को लेंदी बनाएगा। लेंदी बनाने का ये सब रीजन है ना, लोग कंफ्यूज करने का। तो इस पे चलो देखते हैं हम लोग। वासुदेव कोराम्बे वासुदेव राग, ये कौन सा राग में था? जनानी झूमर में था। जनानी झूमर में था। माय का दुलार कौन था? बंगला राग में था। निष्कर्म कौन था? पावस में था। मति करुसान में मर्दानी झूमर में था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गोविंद शरण लोहार वनकेवरा भाग में केकर बखान कही है। मतलब कि गोविंद शरण कविता, इनका जो कवि है, इनका कविता का नाम क्या था वो समझिए, और उसका थीम समझिए, किस चीज का बखान किए। क्या झारखंड में प्राकृतिक सुंदरई कर, ठीक है, श्री वासुदेव कर, माय कर, ममता कर, विद्या कर, किसका किए थे? गोविंद शरण उपाध्याय कौन था? वृंदावन वाला की कविता, इसमें किसमें किया हुआ था? वासुदेव कर, श्री वासुदेव कर की मैं बखान किए हुए थे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मति करुसान, मति करुसान कविता कर मुताबिक कवि के अति वीर बलवान बोला था। इसमें देखिएगा बहुत सारी चीज दिया हुआ है मति करुसान में। मति करु जो शान थे, उसमें जो रावण को ना, रावण को अभिमानी बताया गया था, अभिमानी। दुर्योधन को क्या बताया गया था? धनवान। और अति बलवान के लिए 3 चीज किया था, इंद्र, कुबेर और बाली। ये 3 तरह के चीजों का वर्णन किया, 3 तरह का प्रयोग किया गया। इसमें किसको किया गया है? कुबेर को कहा गया अति बलवान, है ना। दुर्योधन को नहीं कहा गया, रावण को नहीं कहा गया। इस तरह भी चीजों को समझे, है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। अब बताइए, अगर मान लीजिए एक बात बताइए, बहुत लोगों का कहना होता है सर क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, लेवल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा सर? मैं बोलता हूँ चलो 1% के लिए नहीं आ गया, तो क्या आपको इससे बेनिफिट हो रहा नहीं हो रहा? मतलब ये क्वेश्चन से आपको मति करुसान को एक नया डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं आपको देखने का? अगर मान लो 1 लाइनर ही आ जाए तो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा क्लियर हुआ ना, तो बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की चीजों को पढ़ो, पुराना घिसा पिटा हुआ चीजों को मत देखो। वो रिविजन के लिए करो यार, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक लेवल आगे जरूर रखो अपने आप को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मुकुंद नायक केकर धुन सुन के हमेशा मधुर मधुर बात करे कर गुण सिखलक। लास्ट में कविता में ये दिया हुआ, लास्ट लाइन में दिया हुआ था कविता का, उसमें क्या है? परमिर अलबर्ट एक्का कर बहादुरी कर गीत सुनकर, हमरे कर नागपुर कविता में दिल वर्णन के सुन के, मति करुसान कविता में ज्ञान के सुन कर, कोयल कविता में दिल कोयल कर गीत सुन के। कवि मुकुंद कुमार राय कौन सा? कोयल। कोयल कविता में लास्ट में बोलते हैं कोयल की जो वाणी है उसको सुन के मेरा जो एक गुण वो सीख लिया कि अपने जीवन में इसको हम इसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह भी चीजें देखें, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा न रूपावेल कविता में कुल कितना पद दिल? देखो शोभा न रूपावेल, जब भी आप पद को तैयार करो ना, कोडिंग कर लो, है ना, कोडिंग कर लो, बहुत तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से करो। सोना न रूपावेल एक ऐसा कविता था ना जिसमें आपका सबसे कम पद दिया हुआ था, कौन सा? 3 पद दिया हुआ था, इसका आंसर होगा डी। इसका कोडिंग करके अपने आप को तैयार करो, ठीक है। इन सब चीजों को कोडिंग करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोडिंग का बहुत सारा तरीका मैं बताया हुआ हूँ अपने क्लास में, आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। पतियात कर अर्थ क्या होगा? पतियात का अर्थ मतलब क्या होता है? विश्वास करना, पतियाना, बिलीव करना, इसको क्या होगा? विश्वास करे पतियात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जवानी जब जागेला कविता का मुताबिक कौन नदी में तूफान गूंज रहे? किस नदी में तूफान गूंजा था? सिंधु नदी में तूफान गूंजा था, ठीक है। ये देखिए डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। अगला है, देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, आपको पूरा थीम समझना होगा कविता का, है ना। कविता बोलता है डैश 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 सुखराम से मिले काहे हो, यहाँ और बहुत सारे लाइन था उसमें डैश 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 करके सुखराम से मिले काहे हो। विकट समस्या कविता कर ई पद में सुखराम कर का माने है? सुखराम का क्या मतलब है यहाँ पर? कविता क्वेश्चन ऑप्शन है, कविता कर कवि का नाम है के, आदमी मनक सुख का वर्णन कर रहा है, नागपुर राइज का खुशहाली कर वर्णन कर कोशिश है, बी और सी दुयो। इसमें कौन सा है? सुखराम क्या था? इसमें क्या था? इसमें था ना कवि आए, कवि थे, वो एक गेट को खटखटाते हैं, किसको खोजने के लिए? गेट को जैसे ही नॉक किए तो एक आदमी आया, उसका नाम था दुखराम। दुखराम, उसका चेहरा पूरा पचका हुआ था, है ना, सुखल टाइप का था, उस तरह चरित्र चित्रण किया गया। तब यहाँ क्वेश्चन ही बनेगा दुखराम का, देखिए दुखराम का चरित्र चित्रण किस रूप में किया गया है, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे सुखराम का कहने का मतलब क्या हुआ? आदमी मनक सुख का वर्णन,
मतलब क्या है, एक जो जिस तरह की विकट समस्या, जो समस्या का वर्णन किया गया है ना, तो कवि ढूंढ रहा है वो दिन कहाँ गया जब हम लोग को सारी चीज सुख सुविधा थी, उसको खोजने के लिए वो निकला था। इसमें से कवाड़ी को जैसे ही नौकिया तो निकला दुखराम, उसके बाद इसका बेटा निकलता भ्रष्टाचार, एक समस्या के बारे में, एक बेटी मिलती है महंगी, एक मिलती है सस्ती, ऐसे करके इसका वर्णन किया। इसका पीछे थीम समझिए क्या है ना। तो ये आदमी मतलब सुख के वर्णन सुखराम के मतलब कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, दुखराम मतलब क्या हुआ, उस समस्या का, उस समस्या के बारे में बताया गया, क्या समस्या आ रहा है आज के जीवन में, उसके बारे में बताया गया। उसको अच्छे से इस तरह कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करें, है ना। थीम समझिए, कविता कभी भी पढ़िए ना तो पीछे छुपे हुए भाव को जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि भाव क्या लिखा हुआ है ना। वो भाव अगर समझ जाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सिर्फ लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश मत कीजिएगा, वो तो कर ही लीजिए, लेकिन इसके पीछे भाव को जरूर समझिए। फिर एक दूसरे कविता को मर्ज कीजिए आपस में। ठीक है, कहाँ पर झारखंड की प्रकृति का वर्णन किया गया, बहुत सारा कविता है जहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया, झारखंड का बखान किया गया, तो उसको एक साथ तैयार कीजिए कि कहाँ कहाँ एक जैसा चीज है ना, कहाँ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंजूकर पीएचडी का विषय कार्य है। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। गिरधारी राम गोंजू का इसमें हम इसलिए भी चांसेस बन जाता है कि इस बार इनका डेथ हुआ था और इनको क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, तो इनका कहीं ना कहीं किसी तरह के कोई रूप में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो गिरधारी राम गोंजू का जो आपका ये था पीएचडी का विषय था पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व और कृतित्व, ये इनका पीएचडी का विषय था। नागपुरी गीतों की छंद रचना, ये किनका था, ये था आपको डॉक्टर कुमारी बासंती का था, है ना। और धनी राम बख्शी और व्यक्तित्व विकास, ये क्या था, विश्वनाथ दुबे का पीएचडी का विषय था। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया गिरधारी राम गोंजू। अब इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि ये जो पीएचडी किए थे किसके अंतर्गत, किसके अंडर में किए थे, ये भी ध्यान के रखिए। गिरधारी राम गोंजू जो पीएचडी किए थे वो किसके अंडर में किए थे, वो किए थे किसमें, श्रवण कुमार गोस्वामी। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखिए, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। किस ईयर में पीएचडी किए थे वो ध्यान रखिए। तो ऐसे करके चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करिए, तब आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रिका और संपादक। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, एक क्वेश्चन तो चलिए आपके जितने भी साहित्यकार है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पत्रिका वगैरह से होगा। तो इस तरह से अपने आप को देखें। तो क्या था, नागपुरी पत्रिका कौन किए थे भाई, है ना, छोटा नागपुर संदेश, गोतिया और आदिवासी कौन किए थे। नागपुरी कविता किए थे पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी, छोटा नागपुर संदेश था डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का, गोतिया था वीरेंद्र महतो साहब का, और आदिवासी था राधा कृष्ण। इसमें 1 2 3 भी ऑप्शन होगा, तो ये भी देखिएगा इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन 1, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन साहित्यकार का जन्म सिसई में हुए रहे। किस साहित्यकार का जन्म सिसई में रहा, किसका था, हनुमान सिंह का। एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, है ना। इस तरह के चीजों को भी ध्यान रखिए। किस साहित्यकार को हुआ था सिसई में, हनुमान सिंह का। कौन साहित्यकार के नागपुरी भाषा साहित्यकार विश्व पितामह माना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको माना जाता है भाई विश्व पितामह, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी को विश्व पितामह माना जाता है नागपुरी साहित्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 68 नंबर। चलिए 68 नंबर है नागपुरी लोकगीत जो है से हमरे मन के का फायदा होगा। आदमी मनक जन्म से मृत्यु तक पर्यंत भावना मनक अनुभूति होला, बिल्कुल होता है भाई, है ना। लोकगीत का पूरा थीम समझिए। ऋतु मनक जानकारी मिलेगा, बिल्कुल होता है। आदि मनक संघर्ष का जानकारी बिल्कुल होता है। देवल तीनों सही, मतलब इसका आंसर होगा डी, सारे आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे मैं इसको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो कोई भी लोकगीत देता है, लोकगीत का कुछ पद दे दिया, 3-4 पद, बहुत सारा पूछ देगा कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए इसमें ना एक थीम समझिए, हमेशा ना वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स का आप कितना रटोगे, रटने का कैपेसिटी नहीं हो सकता है ना, एक लिमिट तक ही आप पढ़ सकते हो, रट सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। उसके बाद ना आपको कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक निकालना, कुछ ट्रिक निकालना हो। तो इसमें देखिए हमेशा कोशिश कीजिए ना कि कुछ वर्ड को पकड़ के मतलब कि निकालने की कोशिश की। और दूसरा एलिमिनेशन, पहला क्या हो गया, वर्ड को पकड़िए, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू आप क्लियर करें। जानते हैं आपको विश्वास नहीं करोगे आप, एलिमिनेशन मेथड से मैं अपने जितने भी क्लासरूम के स्टूडेंट हैं या फिर टेसरीज के स्टूडेंट हैं,
उनको एलिमिनेशन मेथड से मैं सिखाया हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो अगर आपकी स्थिति ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि आप ऐसी स्थिति में कि 60 70 75 के रेंज में पहुंच रहे हैं, मतलब आपके नागपुरी में अगर 60 70 75 जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। जब तक आप पेपर 3 में बहुत तगड़ा क्यों नहीं कर दिए हो, अगर बहुत तगड़ा कर दिए तब ठीक है, मैनेजेबल है, बट अगर इधर भी एवरेज है इधर भी एवरेज, तो मैं 100% कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रेंज ऊपर ले जाना ही होगा, तो उस स्थिति में आपको तो रिस्क लेना होगा, और आपको क्वेश्चन नहीं आता है। तो एलिमिनेशन मेथड ही एक ऐसा है जो आपको दिमाग लगा लगा के वर्ड को पकड़ पकड़ के एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे भी आप डेवलप करें। जितने भी लोग हैं ना मेरे क्लासरूम के या टेस्ट सीरीज को, वो डेवलप कर दिया, उनका मतलब ये रेंज आ गया है कि पहले कहा मेरे क्वेश्चन में 50 60 के रेंज में वो पहुंचे थे, आज सबका 80+ 85+ के रेंज में चल रहा है। मैं गारंटी करता हूँ कि उन लोगों का 90+ चलेगा एक्चुअल एग्जाम का, कि मेरा क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। जो थोड़ा सा इस लेवल में तैयार कर दे रहा है, इट मीन्स कि वो देखिए वहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो हैंडल कर लेंगे। इसलिए मैं गारंटी बोलता हूँ कि 90+ आराम से स्कोर कर लेंगे मेरे स्टूडेंट। ठीक है, अब ये जो कविता, ये जो पद है गीत का, क्या है, जैसन दाहा कर पोठी मछै झल के तैसन बेटी तोरे शोभा रे आयो। अब देखो, अब जरा देखो क्या बोल रहा है इसमें, है ना। इस गीत को याद होगा तो मैं दिखाता हूँ एक चीज पहले, है ना। पहले इसको साफ करने दो मुझे। राइट, इसमें है गीत था कि जैसन, मैं लिख दे रहा हूँ, गीत 4 लाइन का है। जैसन दाहा कर कोठी मच्छर झलके तैसन बेटी तोरो शोभे रे आयो। न शोभे आयो घरे, न शोभे बाबा घरे। ठीक है, शोभे ससुरा घरे रे, शोभे ससुरा घरे। देखो, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कहता है, अब हमको मान लो ये गीत दे दिया, अब बोले ये किससे संबंधित है, तो वर्ड को पकड़ो। अब क्या बोल रहा है, जैसन दाहा कर पोठी पोठी मछैर झलके तैसन बेटी तोरो शोभा रे आयो। न शोभे आयो घरे न शोभे बाबा घरे, शोभे ससुरा घरे रे शोभे ससुरा घरे। अब यहाँ कहीं ना कहीं बेटी की शादी की बात हो रही है, बेटी की शादी से संबंधित है ये। ठीक है, बेटी की शादी संबंधित। यहाँ क्या कहता है, जिस तरह दाहा का पोठी जो होता है ना, जो मछली जो होता है, वो दाहा में मतलब कि दाहा में शोभा करती है ना, उस तरह बेटी तुम्हारा जो शोभा ना ससुराल में है, ना कि माँ के घर में, ना कि आयु मीन्स क्या होता है माँ के घर, ना कि तुम्हारे पापा के घर में। इस घर में नहीं शोभा नहीं देते, बेटी के घर ससुराल में शोभा देती है, वो कह रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या, पोठी, पोठी क्या होता है, छोटी छोटी मछली होता है। देखो वर्ड को पकड़ो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ बोल बाल विवाह से संबंधित, सिंदूर देवे के संबंधित, छोड़ा छड़ी के हल्दी लगाए के संबंधित, देवल कोनो नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कैसे हम पकड़ेंगे, क्या होगा, तीनों तो शादी से रिलेटेड है भाई, है ना, शादी से रिलेटेड तीनों वर्ड है, तो हम कैसे पकड़ेंगे कौन सा सही आंसर है। पोठी जो होता है ना, छोटी मछली होती है पोठी। अब यहाँ पर पोठी कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक छोटी बच्ची की, जहाँ बाल विवाह छोटे उम्र में शादी होता है। यहाँ पे बोल रही है, यहाँ पहले गीत गाती है, इसमें गीत गाती है लड़की की जो बेटी है ना, कि बेटी मेरे लिए तो माँ मेरे लिए तो तुम ये ला देना, सुपली ला देना, उसके साथ हम खेलेंगे दूरा में। क्या कहता है, मौके आयो। अब यहाँ पे देखो मौके आयो, यहाँ थीम पढ़ो इस तरह डिटेल। मोको आयो ना बेचबे, मोको आयो ना बेचबे, मोय तो आयो छोटे आहू, छोटे आहू आहू कीनी देबे आयो रिंगी चिंगी सुपली, धूरा में पच्छर हेलबू हेलबू। ठीक है, यहाँ पे बेटी कह रही हो छोटी बच्ची कि माँ मुझको मत बेचना, हम तो अभी छोटे हैं, मेरे लिए कीन देना रिंगी चिंगी, रंग बिरंगा सुपली, उसको हम लोग दूरा में पचर पचर करके खेलेंगे। ये एक बच्ची है,
वो गुहार करे तब जाके माँ अपनी बोलती है कि नहीं बेटी तुम्हारे यहाँ शोभा नहीं देता। शोभा देता है क्या? जिस प्रकार मछली जो होता है, छोटी मछली जो होता है, जो जो पोटी मछली उसका दाम में शोभा देती है ना, उसी तरह बेटी जो होती है ना ससुर के घर में शोभा देती है, ससुर के घर में, ना कि अपनी माँ और बाप के घर में। वहां पे इस तरह बोल रही है। अब यहाँ पोटी से हम लोग पकड़ेंगे छोटी बच्ची की शादी हो रहा, बाल विवाह से संबंधित। यहाँ सिंदूर से कहीं रिलेशन नहीं है। यहाँ छोटी छोटी की हल्दी लगाने का बिल्कुल संदेश नहीं है। हमेशा वर्ड को पकड़ो, वर्ड को, थीम को पकड़ लोगे ना, एक बार आप डिटेल में पढ़ो, उसके बाद ना चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करो, थीम को, वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो, है ना, अपना लॉजिक निकालो, है ना। कोई जरूरी नहीं आपको नागपुरी का ज्ञाता नहीं बनना, आपको किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना, आपको आंसर लाना है। तो आंसर लगाने के लिए अपना लॉजिक जो भी कर सकते हो आप करो, जो भी इनोवेटिव आइडिया लगा दो। इससे क्या होगा, आप चीजों को बहुत इजीली वे में, बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। इसमें आंसर क्या होगा? बाल विवाह संबंधी। यहाँ पोटी मतलब छोटे बच्चे, यहाँ उदाहरण दिया हुआ छोटे मछली के बारे में, उसी तरह छोटी बेटी के बारे में दिया गया, उसका शादी किया तो किससे संबंधित होगा? बाल विवाह से संबंधित, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 माह लोकगीत के संबंध में कौन कथन सही है? 12 माह लोकगीत ये क्या है? ऋतु संबंधी गीत है। इसमें क्या 6 ऋतु का वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन किया था, मतलब ए तो सही होगा। इस संस्कार संबंधी गीत है, संस्कार संबंधी नहीं है, बुक में संस्कार लिखा हुआ लेकिन संस्कार नहीं होगा, वो ऋतु संबंधी होगा, ठीक है। ए भी दो गलत, ये भी सही, ये दोनों गलत, ये भी गलत, ये गलत, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलू पहान देवता बनाए हो धरती नहीं बने, चलू पहान देवता बनाए हो धरती नहीं बने, हाँ आगे डैश डैश शेखर पाछे पहान पूजन, ई लोकगीत के पूरा करो। अब देखिए इस तरह का जो गीत आता है, आपको लगेगा कि भाई इसको कैसे करेंगे गीत को, है ना। तो इसके लिए भाई तो आपको पढ़ना होगा। अगर आप कोई गाइड पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, आपको डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल में पढ़िएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो इसमें जैसे आपका जो दिया हुआ है कि जो चलू पहान देवता बनाए हो धरती नहीं बने, आगे खाली स्थान शेखर पाछे पहान पूजन, इसमें क्या होगा? एनीवन कोई बता सकता है तो मुझे बताइए क्या हो सकता है इसमें। देखिए इसमें होता है ना, धरती पूजा के लिए होता है। सबसे पहले ना कोई भी खेती बाड़ी से पहले ना धरती पूजा किया था। ऐसा मान्यता है कि धरती माँ को पहले खुश किया गया, तो खुश करने के लिए पहान धरती पूजा करता है। धरती पूजा करने के लिए मुर्गी और चेंगना का बलि दिया जाता है। उससे बोला जाता है, इसका बलि देने के बाद बोला जाता है कि धरती शांत हो गई, है ना, धरती शांत हो गई। अब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तो वो प्रसन्न है, अब हम लोग का अच्छा पैदावार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे क्या होता है, मुर्गी चेंगना, है ना। जब आप इसको पढ़िएगा पूरा अच्छे से डिटेल में तो आपको चीजें समझ में आएगा क्या चीज है, कैसे कोरिलेट होगा। यहाँ पे पहान है, धरती नहीं बने, यहाँ पे कहीं ना कहीं पहान का बात हो रहा है, मतलब पूजा की बात हो रही है। तो पूजा में क्या होता है, पूजा में किसी न किसी का बलि दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड में भी देखेंगे तो पानी बरखा नहीं होगा, नदी झरना नहीं होगा। पानी बरखा होगा, नदी झरना दोनों एक जैसा होगा। तो यहाँ तो दोनों बी और सी तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑलरेडी मतलब कि पानी वर्षा से रिलेटेड तो नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए और डी में कोई ना कोई एक हो सकता है। तो कोशिश यही होगा कि आपको क्या करेंगे, ए भी आ गया, डी भी आ गया, आपको ए और डी में चूज करना। सपोज अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आता और आपको आंसर देना है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा? आपको पता है यहाँ पे पहान बोल रहा है, धरती बोल रहा है, पहान का वर्ड हो गया, कहीं ना कहीं पूजा की बात हो रही है। पूजा में हम लोग जानते हैं कि नागपुरी की जो संस्कृति है उसमें पूजा में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का बलि दिया जाता है। तो बलि के रूप में या तो बकरा का दिया जाएगा, किसी न किसी रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या सामने दिख रहा है, मुर्गी चेंगना, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड से जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आप इस स्थिति में आ गए कि आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये भी दिमाग लगाइए, एलिमिनेशन मेथड में ये होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको लॉजिक समझ में आएगा कि इसका लॉजिक क्या लगा हुआ है ना, तब आप सही एलिमिनेशन मेथड का सही यूज कर पाइएगा। अदरवाइज फिर तो हेड टेल करिएगा तो फिर उसका तो कोई माई बाप नहीं है ना। तो चीजों को ऐसे देखिए, ठीक है। कौन कौन नागपुरी जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है? कौन कौन नृत्य है? फगुआ, मर्दानी झूमर, पनकटन। चलिए मर्दानी झूमर तो कह दिए पुरुष प्रधान है, चलिए मान ली 2 ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन यहाँ भी है, 2 ऑप्शन यहाँ भी है, 2 ऑप्शन यहाँ पे, सी तो अपने आप कट गया। अब पनकटन क्या होता है, शादी ब्याह में पानी काटने जाते, इसमें किसका, महिलाओं का रोल होता है। तो ये किससे रिलेटेड होगा, महिला प्रधान होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा देवल सभी में 3 भी शामिल है, मतलब ये भी नहीं होगा। इन दोनों में एक दो कॉमन है, ऑलरेडी हम लोग ये कर दिया। फगुआ के बारे में सोचिए, आपको पता है फगुआ क्या होता है, पुरुष प्रधान, तो ए और बी दोनों। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यही टेक्निक आप पेपर 3 में भी यूज करिए।
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में है। हाँ, गीत में, इसमें क्या बोला, गीत और समय, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हर कोई देखा होगा। पावस, पावस किस समय गाया था? पावस क्या आषाढ़ के समय में गाया था। उदासी कब गाया था? उदासी जेठ बैकाश के, गर्मी के समय में, सूखा समय में। उदास क्या होता है? एक पेड़ के नीचे, है ना, केंद्रा वंद्रा लगा के आराम से बैठ के वो जनरली याद करता है। पावस क्या होता है? घर के आंगन में, बरसात के समय में लोग आंगन में जो छपरी है वहां बैठ के भक्ति भाव के रूप में होता है, इसमें भक्ति भाव शामिल होता है। पावस में भक्ति भाव शामिल होता है। इसमें क्या होता है? उदासी में क्या हुआ कि करुण रस होता है, करुण रस, यहाँ किसी को याद कर रहे हैं करुण में, किसी को जुदाई में, इस तरह की चीजों को हम लोग उस समय उदासी के समय में, जेठ बैकाश के समय में गाते हैं, जाते हो पेड़ के नीचे में बेसिकली बैठ के, है ना। इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पावस, पावस और उदासी, उदासी में कौन कौन सा वाद्य यंत्र का हम लोग यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। डेफिनेटली अच्छे से बताइए यार, कमेंट बॉक्स कमेंट में किया करो, है ना। अगला क्या है? डमकच, डमकच क्या है? देवठान से घुरती रथ तक जत्रा तक करते हैं, ये आपको पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है। जनी झूमर, जनी झूमर क्या? वर्षा ऋतु में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 2134, 2134, है ना। देखो यार, कमेंट जरूर करो अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन ना। अच्छा, अगर मेरा जो फिलॉसफी है जो कह रहा है कि एक स्टेप आगे रखो, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, उसमें भी आप कमेंट करो कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या इससे आपको बेनिफिट होगा, नहीं होगा। आप करो कमेंट, आप कमेंट करोगे तब आपको हो सकता है कि मैं इसमें फिर रिप्लाई करूंगा, तो हो सकता है शायद आपको कुछ डाउट हो तो क्लियर हो जाए, या हो सकता है मैं गलत हूँ तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, है ना। तो कमेंट जरूर करो यार, आप लोग कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं बहुत जल्द, मैं बता रहा हूँ ना, जेपीएससी में, जेपीएससी मेरा मेन एम है ना। पिछली बार 25 स्टूडेंट को मैं तो रफली पढ़ाया था, रफली, लेकिन डेडिकेटेड थे सारा स्टूडेंट। 12-1 बजे रात तक क्लास चलता था, भूखे प्यासे। 11-11 बजे रात को ना, 11 बजे रात को ना साथ में बैठ के खाते थे हम लोग। ऑनलाइन, ऑनलाइन चल रहा साथ में, वो भी खाना ले, सारे स्टूडेंट आते थे, वो भी खाना लेके, मैं भी अपने खाना लेके बैठता था, हम लोग ऑनलाइन बैठ के खाते थे। बहुत अच्छा मजा आ गया था, मुझे मालूम था रिजल्ट बहुत हुआ, बहुत अच्छा होगा। 4 लोगों का नहीं हुआ वो बहुत लक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तो इस तरह का डेडिकेशन होता है, इस तरह का डेडिकेशन से पढ़ोगे ना, मन लगा के, मन लगा रहेगा। सोचो 12-1 बजे तक क्लास होता था, फिर सुबह उठ कर 9 बजे क्लास होता था, रिवीजन, रिवीजन हुआ या किसी भी पे मैं उनको तोड़ दिया था, वो भी इंटरेस्टेड थे। ऐसा नहीं कि कोई भागते नहीं थे कि सर अब नींद लग रहा है, सर अब भूख लग रहा है, नहीं, भूख प्यास छोड़ दो बाबू। पहले हम बता रहे हैं, अगर सिलेक्शन लेना है ना, मर जाओ, पिट जाओ, कट जाओ, डूब जाओ, एक साफ साफ हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं, मर जाओ, मिट जाओ, कट जाओ, खत्म हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ काम नहीं आने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। अगर हाथ से निकल गया ना, कोई काम नहीं होगा। जो तुम्हारे हितैषी है ना, जो तुम्हारे वेल विशर है, कल के दिन तुम्हें ही गाली देंगे, तुम्हें तुम्हारे काबिलियत पे सब सवाल करेंगे। एक तो ऑलरेडी हम लोग का झारखंड गवर्नमेंट, वो तो अलग ही अपने ठिकान में है, हर वैकेंसी में करप्शन हो रहा है। उस स्थिति में आपको जॉब लेना है तो यार इजी में इतना मत समझो, इतना लाइटली हो कि नहीं आपको मिलने वाला है। मरना होगा, खपना होगा, भूख प्यास हटाना होगा, अपने आप को गला दो। आज अगर मान लो 70 kg हो ना, अपने आप को पढ़ पढ़ के नहीं यार 50-55 kg ले आओ। मत देखो बीमार हो रहे हो क्या हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बीमार भी हो जाओगे ना, आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस होगा ना कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम जाकर दोगे ना तो भी बेहतर हो जाएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी काम होता है, उस दिन आपकी सारी तबीयत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लग जाओ, पढ़ जाओ, टूट जाओ, बिल्कुल उसको एकदम छोड़ो मत, आराम से सिलेक्शन होगा, बहुत इजी वे में होगा सिलेक्शन। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर की चीज़ें करेंगे, इतना रिस्क लेंगे और चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तो फिर गड़बड़ होगा, है ना। मैं बहुत जल्दी जेपीएससी के लिए, जैसे ही मेरा इधर टेस्ट सीरीज का कुछ बचा हुआ वो कंप्लीट होता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जेपीएससी का मैं पूरा सीरीज लाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं दिखाऊंगा, एक रिवॉल्यूशन ला दूंगा, यूट्यूब में एक रिवॉल्यूशन ला दूंगा, झारखंड में एक रिवॉल्यूशन ला, जितना मोनोपोली सबका बना हुआ है ना, सारा मोनोपोली को मैं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखिएगा, मैं इसको भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बस आप लोग चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए, समझे चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटे देवल में कौन वीर रस का नृत्य है? कौन सा वीर रस का नृत्य है? भगवान नृत्य है, डढ़िया नृत्य है, पाइका नृत्य है, देवल में कोनो नहीं। कौन कौन सा वीर रस का भाई है? इसमें हम लोग कहते हैं पाइका नृत्य। पाइका नृत्य को हम लोग वीर रस के हिसाब से मानते हैं। पाइका नृत्य क्या होता है? देखो, ये बेसिकली क्या होता है, पाइका, पाइका मतलब पंख कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये बोलता है ना, कन्या विजय।
कन्या विजय के रूप में इसको माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है ना, बारात जो होता है ना, बारात हो गया उत्सव आदि में, आकर्षक में, बारात आदि में या फिर उत्सव आदि में, जैसे बारात हो, है ना, या किसी तरह उत्सव हो, उसमें बेसिकली क्या उत्तेजक होते हैं, उत्तेजक, उत्तेजक स्थिति में, ओजस्वी और ओजस्वी स्थिति में, आकर्षक रूप में, वीर परक रूप में ये नृत्य किया जाता है। इसमें ये जो पाइका नृत्य है ना, इसका विशेषता देखो, एक ही इंफॉर्मेशन से आप एक ही क्वेश्चन से कितना होगा, ये क्या होता है नृत्य रहित, ये सॉरी गीत रहित, ये क्या होता है गीत रहित नृत्य, पाइका नृत्य। इसमें गाना नहीं होता। ये कौन सा है भाई, पुरुष प्रधान होता है, पुरुष प्रधान। और दिव्य रसो क्या होगा, तो पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। इसमें बेसिकली क्या होता है 5, 7, 9 के जोड़े में जो पुरुष व्यक्ति हैं वो डांस करते हैं, ठीक है। मोर पंख वाली, इसमें क्या होता है, पाइका क्या होता है ना, जैसे मोर पंख वाली पगड़ी को पहनते हैं, पगड़ी को पहने हुए रहते हैं। एक हाथ में उनका तलवार रहता है, एक हाथ में तलवार रहता है, दूसरा हाथ में ढाल रहता है, ठीक है। बेसिकली लेफ्ट हैंड में ढाल रहता है, लेफ्ट हैंड में, और तलवार जो रहता है आपको राइट हैंड में रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारा चीज ली है। मूलतः क्या कहता है, कन्या विजय, ये क्या कहता है, कन्या विजय के लिए प्रतीक रूप में है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इनको रूस में ना पाइका नृत्य, ये भारत महोत्सव में रूस में पाइका नृत्य किए थे, रूस में पाइका नृत्य किए थे, इस रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो चीजों इस तरह रिवाइज करो, जहां भी कोई चीजें आए ना रिवाइजन करो। टेस्ट सीरीज का मतलब कभी नहीं होता है यार कि बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर आ गया, खत्म, मिला लिए, इतना सही हो गया, खुश हो गया, नहीं, ये कभी नहीं होता। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासी राग का गीत कौन मौसम में गावल जाला। ऑब्वियस सी बात है, मौसम कौन, गर्मी मौसम में, सूखा के समय में गाया जाता है, ठीक है। सूखा जेठ वैसाख के समय में गाया जाता है, जब सूखा पड़ता है, उदासी राग। तो ये हम लोग चीज समझ गए, इसका सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग 75 क्वेश्चन तक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप लोग देखिए यार, मैं फिर से अपना कुछ बता दूं यार, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर जिनको भी कोई नेट टेस्ट लेना है तो नेट टेस्ट लो यार, पूरा शेड्यूल बना हुआ, देखो शेड्यूल पूरा बना हुआ किस तरह है, बहुत अच्छे से डिजाइन के, बार बार रिवीजन होगा। इसमें इतना दिया हुआ है ना कि पिछला टेस्ट को जितना पिछला होगा ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, टेस्ट का खासियत मैं बता रहा हूँ, आज जो चौथा टेस्ट हुआ तो पहला 3 टेस्ट का भी इसमें रिवीजन रहेगा, चौथा में कुछ 20 क्वेश्चन लगा होंगे, 15-20 क्वेश्चन, ताकि 5वां टेस्ट में टॉप 4 का होगा, छठा टेस्ट में टॉप 5 का क्वेश्चन रिवीजन होगा। ये शेड्यूल के साथ साथ पिछला टेस्ट का भी रिवीजन होगा, तो बार बार रिवीजन कर लोगे, लास्ट डे तक आप लोग रिवीजन करते चल जाओ। तो सेक्शनल टेस्ट भी है और इसमें फुल टेस्ट भी है, 28 टेस्ट है भाई। तो आप लोग इसी तरह का आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा, है ना। इसमें तो अभी और मैं फंसाऊँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इससे फुल लेंथ में मैं जबरदस्त फंसाऊंगा। तो इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि चीजें थोड़ा सा बहुत सारी चीजों को आप मिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शेड्यूल में नहीं है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से चलता है। तो जैसे ही फुल लेंथ का होगा ना, फिर देखना ये फिर किस तरह मैं घुमाऊंगा, क्वेश्चन को घुमाया हूँ। तो 28 टेस्ट है यार, जिनको लेना है 9773643023 में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 499 का ये टेस्ट है ना, 499 का टेस्ट है। कोई अगर कोड यूज कर देता है XKA 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 450 का हो जाएगा टोटल, है ना। तो और एक बात, टेस्ट सीरीज यार एक बात समझो, टेस्ट सीरीज जो होता है ना, टेस्ट सीरीज का मैं बार बार बताता हूँ, टेस्ट सीरीज में कोई ये कभी मतलब नहीं होता है कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, 90 क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आप पूरा सीना चौड़ा होकर चल रहे हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। पता चला एग्जाम में आप 60-70 में ही फंस गए, है ना। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है, जैसे अभी हम बताए आपको कि टेस्ट सीरीज में पहले अपने आप को आंको, अपने आप को परखने का समय होता है। देखो अपने आप का एक चार्ट बनाओ, चाहे आप पेपर 1 का टेस्ट लगा रहे हो, पेपर 2 का लगा रहे हो, या पेपर 3 का लगा रहे हो, सारे जगह अप्लीकेबल होगा। देखो चार्ट बनाओ, हर टेस्ट के लिए चार्ट बनाओ 100 क्वेश्चन का। एक होता है 100% श्योर, एक टेस्ट एक चार्ट में एक ऑप्शन होगा 100% श्योर कि आप 100% श्योर। सपोज मान लो 50 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप 100% श्योर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। 50 क्वेश्चन आप श्योर हो कि 100% इसका आंसर तो यही होगा, चलो ठीक है। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आता है 50-50, आपको 2 ऑप्शन में डाउट होगा कि ये होगा या फिर ये होगा, एक ऑप्शन ये है। इसमें देखो 50-50 में फिर आप बाद में एनालिसिस करो कि 50-50 सपोज मान लो 20 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप 50-50 मारे हो, जिसमें से आपका 12 क्वेश्चन राइट है और 8 क्वेश्चन गलत है, ये भी एनालिसिस होना चाहिए, आपको मैं बताऊंगा अभी। फिर तीसरा ऑप्शन है कि ऐसा आपको पता है कि आपको लगता है कि एक एलिमिनेट तो कर दिए, 3 में आपको डाउट है,
है ना। या फिर हो सकता है चलो इसको इस कंडीशन को हटा दो, तो बिल्कुल ही आपको 70 को 30 क्वेश्चन नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन हो, नहीं आता हो, सपोज नो नो आइडिया। अब देखो टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, इस 50 क्वेश्चन में तो आप श्योर हो, बचा ये 20 क्वेश्चन ना। तो देखो आपका 12 क्वेश्चन, आप जैसे टेस्ट वन में ये चार्ट बनाया, आपको पता चला 50-50 में 12 क्वेश्चन मेरा सही होता है तो 8 क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, मतलब सही होने वाला संख्या ज्यादा है, गलत होने वाला संख्या कम है। यही चीज जब टेस्ट 2 लगाओगे ना, तो फिर पता चला कि ठीक है, फिर से 20 क्वेश्चन 50-50 हो रहा है, जिसमें से 11 क्वेश्चन सही हो रहा है तो 9 क्वेश्चन गलत हो रहा है। इट मीन्स एक आइडिया लग गया कि आप जो 50-50 लगा रहे हो, आपका जो लॉजिक लग रहा है वो कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहा है। ये पहला चीज। दूसरा चीज ये हुआ कि 50-50 आने का नौबत ही क्यों आया। क्या आपका रिवीजन सही नहीं था, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर सही नहीं था, क्या आप जब चीजों को जैसे कहानी को पढ़ रहे थे तो क्या आप उस चीज को फोकस किए थे या नहीं किए थे। इसका मतलब अगर नहीं किए, इस टेस्ट से आपको पता चला कि ये चीज हम मिस कर दिए, तो तुरंत आप बैक में जाओ और उस चीज को क्लियर करो। उस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए ही नहीं सही, दूसरे स्टोरी जब रिवीजन करो तो दूसरी स्टोरी में भी इस चीज को अप्लाई करो। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे टेस्ट बाय टेस्ट आप इम्प्रूव होते चल जाओगे, आपका जो लेवल है ना वो बढ़ते चल जाएगा। एक एक क्वेश्चन से आप ऐड करते चल जाओगे चीजों को। अब मान लो नो आइडिया, जब 30 क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यही 3-4 पैरामीटर हो गए जो कहीं ना कहीं आपको नो आइडिया हो रहा है। क्यों गलत हो, क्या है आपको नहीं पता, आप इतना अच्छे से तैयारी की हो फिर भी आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता। तो उस पे काम करो। अगर आप ईमानदारी से देखो ना, एक टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट करने में, सारा टॉप टू बॉटम सारा कुछ कंप्लीट करने में ना 1 दिन का टाइम लग जाता है, अच्छा से मैक्सिमम टाइम चल जाएगा। लेकिन अगर ये आप कर लिया ना तो ये कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं होगा गलत। तो टेस्ट को इस तरह यूटिलाइज करो। टेस्ट का कभी ये मतलब नहीं है कि यार बहुत इजी दे दिया, अरे भाई इजी दे दिया तो आपका इम्प्रूव क्या हुआ, इम्प्रूव कुछ नहीं हुआ है। आपके अंदर में एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन है, यार मेरा इतना अच्छा तैयारी चल रहा है, हम 90 मार रहे हैं, 4 दोस्तों के बीच में थोड़ा सीना चौड़ा होकर चलोगे, है ना। तो ये याद रखना, टेस्ट सीरीज का हमेशा मकसद यही, मतलब यही होता है। तो खैर जिनको लेना है भाई, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। बाकी हम लोग जल्दी से फिर नेक्स्ट वीडियो को हम लोग लाते हैं। और कुछ लोगों का कुछ भी और भी नागपुरी से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट में डालो, मैं उसको क्लियर करूंगा। जैसे एक का था लोक साहित्य, मैं कोशिश करूंगा कि लोक साहित्य आप लोग अच्छे से और डिटेल वे में समझा दूँ, बहुत ही ईजी वे में, है ना, बहुत ही इजी वे में आपको समझा दूंगा। ठीक है, और भी कमेंट आप लोग करो यार, और अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी कुछ इस गरीब आदमी का भी थोड़ा भला करो यार, सोचो समझो, है ना। जो कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो क्रिटिसाइज का पात्र हो ही जाऊंगा अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप सोचो कि मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि मुझे अच्छा मिलेगा, ये आप समझ सकते हो क्या, कि जो लेवल बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही दे के जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, 100% मैं श्योर हूँ इसमें, आपको बेनिफिट देगा, है ना, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।